नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सियासी अखाड़ा आज बजट को लेकर है क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश हुआ। बजट में उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कुछ होगा। हालांकि मिडिल क्लास को राहत दी गई है टैक्स स्लैब में बदलाव करके, लेकिन अब इस पर हरियाणा में जो है सवाल उठने लगे हैं। 2 से 3 महीने में हरियाणा के चुनाव होने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि हरियाणा के लिए कुछ बड़ा हो सकता है। हरियाणा को लेकर कोई खास ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी कह रही है कि जितनी भी योजनाएं हैं उसका फायदा हरियाणा को भी मिलेगा, लेकिन विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या मौजूदा सरकार हरियाणा को भूल गई है, और अगर ऐसा है तो फिर चुनाव में क्या होगा। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आज के बजट को लेकर हरियाणा में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। लेकिन उसमें कुछ दे ही नहीं पाए हैं और ना पिछला ब्यौरा दे पाए हैं कि तब से अब तक क्या किया। 10 साल से अब तक क्या अचीवमेंट है, क्या इन्होंने नींव रखी जिसके ऊपर आज इमारत ये खड़ी कर सकते हैं। है ही नहीं, नींव ही हिल चुकी है इनकी, लोगों में भी और आर्थिक रूप से। मैम, एक फोकस रहा है कि बिहार को स्पेशल पैकेज दे दिया जाए, आंध्रा को स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्पेशल स्टेटस की मांग थी, लेकिन स्पेशल पैकेज हाँ, खुश करने, एलाइज को खुश करने का प्रयास है। मुझे नहीं लगता कितना वो खुश हो पाएंगे। और लेकिन आप ये देखिए ना, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, हरियाणा है जिनमें कुछ भी नहीं, साइलेंट है एकदम। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफ़ी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली। आज मोदी सरकार का लगातार ये बजट जो एनडीए के रूप में इस बार प्रस्तुत हुआ है, हालांकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने खास तौर पर जिस बात के लिए पहचान बनी पिछले 10 वर्षों में, वो बुनियादी विकास और देश में भविष्य की संभावनाओं के आधार पर देश को विकसित करना। उसी प्रक्रिया का हिस्सा था कि देश में सामान्य रूप से छोटी छोटी योजनाएं जो लोग वंचित थे, जिससे जन जन के खाते, सामान्य व्यक्ति के बैंक का खाता एक सपने जैसा था। देश में 54 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक खातों ने लोगों को आर्थिक रूप से संबल भी दिया और भ्रष्टाचार पर एक अंकुश लगाया। उज्ज्वला के जरिए जो गैस कनेक्शन कभी दीवा स्वप्न होता था, जो शहरी लोगों को और अभिजाते लोगों को नसीब होता था, गांव-गांव तक उसकी पहुंच होना, धुएं से मुक्ति तो मिली, लेकिन देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी और बाकी उपक्रमों के लिए उस उज्ज्वला ने देश में क्रांतिकारी बदल। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। इस बजट में जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास तौर पे, विशेष तौर पे रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में बड़े जो हमारे वर्ग हैं, किसान और गरीब, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया। और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार, बार बार उन्हीं पे चर्चा होती रही, उन्हीं को आवंटन किया गया, उन्हीं पे फोकस रखा गया और कई प्रदेशों का नाम ही नहीं लिया गया। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। क्या हरियाणा भारत का, देश का हिस्सा है कि नहीं, मैं सवाल पूछता हूं। राजनीतिक भूल नहीं है सर, चुनाव भी है और हरियाणा को भी से भूल गए आप। अगर वो हरियाणा को भूल गए बजट में, तो हरियाणा की जनता कमल के फूल को भूल जाएगी। तो आपने सुना किस तरह की प्रतिक्रिया आई हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल योगेश सहवाग, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश भड़ाना, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन हमारे साथ जुड़ेंगी और इसके अलावा अमनदीप केसरी, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेश सहवाग जी, बीजेपी का ये कहना है कि जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, जैसे देश भर में 100 ऐसे शहर विकसित करना उद्योगों के लिए, या दूसरी योजनाएं हैं, उनका लाभ हरियाणा को भी मिलेगा। तो फिर इस पर फिलहाल अभी सियासत क्यों कि हरियाणा को कुछ नहीं दिया गया? देखिए वरुण, पहले जनता के दर्शकों को, सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज के बजट में हमें उम्मीद थी हरियाणा को कि इलेक्शन गोइंग स्टेट है,
क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आजकल घोषणावीर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो हमें सेंटर से भी ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हरियाणा के लिए नया और किसानों के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए कोई हरियाणा में कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई और बजट में प्रोविजन उसके लिए विशेष वो होगा। तो बहुत ही हमें निराशा हाथ लगी है। और ये नहीं कि मैं विपक्ष में हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं इसलिए ये बात बोल रहा हूं। आप किसी भी एक्सपर्ट अर्थशास्त्री या किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि आज का कितना बजट निराशाजनक रहा है। किसानों के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने पे कोई जोर नहीं दिया गया, एमएसपी प्रोडक्शन बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो एमएसपी को किस तरह से वो किया जाए, फसलों पे एमएसपी दिया जाए, किस तरह से स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्टें थी उनको किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सके, ताकि मार्केट में जो फसलों के भाव है, आप देखते हैं जब किसान फसल उगाता है, जब वो मार्केट में बेचने जाता है उस समय कुछ भाव होता है, जब मार्केट में जब व्यापारियों के हाथों में होती है उस समय अलग भाव होता है। और आप देखिए किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना पिछले 25 सालों से चल रही है, उस पे सब्सिडी केवल 3 लाख रुपए तक सब्सिडी है। उसके अलावा 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वरुण जी, और वो सब्सिडी में आज भी 3 लाख रुपए ही रखी गई है। वो कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए थी कि खाद, बीज, डीजल, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 लाख युवाओं को, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, आज तकरीबन 11वां साल लग गया है, केवल 25-30 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। आप रेशो निकालिए, 10 करोड़ बढ़ती है रेशो, और युवाओं को कोई रोजगार का कोई उसमें रोड मैप तैयार नहीं है कि किस ढंग से युवाओं को रोजगार मिलेगा। केवल एक ये जो एमएसएमई के थ्रू जो लोन की मुद्रा योजना की 10 लाख से लिमिट बढ़ाकर 20 लाख कर दी, लेकिन बैंकों में जब लोन लेने जाते हैं कोई बैंक लोन नहीं देता, 10 तरह की फॉर्मेलिटीज होती है उसके लिए, और आप भी अच्छी तरह समझते हैं। और आप देखिए उसके साथ साथ जो टैक्स की जो स्लैब है, उस स्लैब में भी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया, वो उसको सिर्फ 3 लाख तक ही टैक्स फ्री रखा गया है, जो हालांकि इससे पहले भी 5 लाख रुपए तक होती थी। नहीं, वो ओल्ड रिजीम में था, उसमें कंफ्यूज मत करिए। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में फर्क है भाई साहब, ऐसे मत करिए, आपकी सारी बात सुन रहा हूँ। नहीं, वो ओल्ड में थी, लेकिन अब नए में भी उसमें कोई भी प्रोविजन में सिर्फ 2-4 हजार के आंकड़ों का भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो 75,000 हो गया ना भाई साहब। हाँ जी सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन में तो 75,000 हो गया। हाँ, और बेहतर की उम्मीद थी, ये आप कह सकते हैं। और बेहतर की हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम उसमें स्लैब में जो मिडिल क्लास जो फैमिली है उसको लाभ मिलेगा, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। और आप देखिए आज जो आदमी टैक्स देता है कैपिटल गेन पे, कितना आपने टैक्स बढ़ा दिया। आप जो आज सरकार खुद ये कहती है, इसका मतलब पहले हम हमारी इनकम पे टैक्स देते हैं, फिर अगर हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में या कहीं भी लगाते हैं उस पे कितना परसेंटेज, 12.5% इंक्रीज कर दिया। वो टैक्स की रेशियो कितनी ज्यादा बढ़ा दीजिए। आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, अपना पैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पे भी सरकार बिल्कुल हमारे पीछे पड़ गई है। और आप उसके साथ साथ देखिए कि आज 48 लाख करोड़ का एक तरह का अनुमानित बजट है, उसमें से 30 लाख करोड़ की रिसिप्ट है, उसमें 18 लाख करोड़ रुपया जो जिसमें से सरकार ने दिखाया 14 लाख रुपए लोन लेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, कहीं कोई जैसे पीछे बहुत सी कंपनियों को बेचा गया, सरकार उनको बेचेगी। कितना ज्यादा मतलब सरकार, उसके बाद भी राहत नहीं दी गई। आप देखिए कितना ज्यादा, ठीक है सियाट साहब, 205 करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास लोन है, और उसके बावजूद भी इलेक्शन का हरियाणा में आप देखिए वरुण जी, आज हरियाणा चुनावी मोड में है, और हरियाणा का जैसे अभी दीपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे थे, एक बार भी हरियाणा का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार पर था, सरकार बचानी है केवल। आज मोदी जी की
जो 3.0 बजट जो आज जो 11वें साल का बजट आया है उसमें स्पष्ट रूप से झलक रही है उनकी दबाव की राजनीति। आप देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही फोकस किया गया, क्या हरियाणा जो है वो इंडिया बस का योगेश पार्ट नहीं जी है, आता हूँ उसे ना कुछ दूसरी, नहीं ठीक मिला। है ठीक है। राकेश बड़ाना, बजट आ गया है भाई और मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिजीम में बदलाव है, 17,500 रुपए की बचत बताई गई है, लेकिन कुल मिलाकर बात हरियाणा को लेकर भी है। कृषि बजट जो था वो 1,26,000 करोड़ से बढ़कर उसे 1,51 तक ले गए हैं, मतलब उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब इन सब के कितने बेनिफिट हरियाणा को मिलेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर भी क्या इस पर कोई बात होगी, क्योंकि बीजेपी या सरकार के लोग कह रहे हैं कि इस बजट में बहुत कुछ है मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए। देखिए वरुण भाई, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने आज पूरा बजट देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ये मान लिया है कि आने वाले चुनाव में उनके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि आज हरियाणा का नाम भी लेना सीतारमण जी ने कोई उचित नहीं समझा और पूरे जो बजट का जो भाषण था वो बिहार पे और दूसरी जगह लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज किसानों की बात ये कर रहे हैं, किसानों की दवाइयों के कोई जो रेट थे उन पे कोई कम नहीं करा इन्होंने। और आज किसानों को जिस तरीके से आज किसानों के साथ, मैं तो कह रहा हूँ कि एक भद्दा मजाक है कि आज जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के साथ कोई विशेष हरियाणा में कोई बात उन्होंने की नहीं। और अगर मैं आज बात करूं नौकरियों की, देश में जो बेरोजगारी है वो नंबर 1 पे है। हरियाणा देश में नौकरियों के नाम पे नंबर 1 पे आ गया। और महिलाओं के लिए आज उन्होंने कोई विशेष कुछ किया नहीं, जो विशेष पैकेज इन्हें देना चाहिए था। अगर हम आज देखें कि पेट्रोल और डीजल जो आज 100 रुपए से पार चले गए हैं, उनपे आज इन्हें कुछ करना चाहिए था। पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए था, वो भी इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर आज हम हरियाणा को कोई विशेष पैकेज की बात करें, अगर हम विकास की बात करते हैं, तो हरियाणा के जो इनके प्रवक्ता और नेता कहते हैं कि हरियाणा पे अभी पैसा नहीं है, तो हरियाणा को भी कुछ देना चाहिए था, विशेष पैकेज, जिससे हरियाणा में विकास हो सके, जिससे हरियाणा का और कुछ भला हो सके। अगर आज मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि हरियाणा की शिक्षा का जो बुरा हाल है, कि उसके बारे में भी आज कोई विशेष काम हुआ नहीं। शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो मुझे लगता है कि आज हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में कुछ दिया नहीं, और निराशा युवाओं को, चाहे महिलाओं को, चाहे शिक्षा में कुछ मिला नहीं, और निराशा हाथ लगी है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी नेहा जी, स्वागत है आपका। जी सुन पा रही हैं आप मुझे नेहा जी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको जी नेहा जी, अभी दीपेंद्र हुड्डा को हम सुन रहे थे और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हरियाणा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया, ये उनका कहना है, और हरियाणा को कुछ नहीं दिया गया इस बजट में। देखिए गोयल साहब, राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट आई, खड़गे जी की भी स्टेटमेंट आई, और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जी ने भी अपनी बयान दिए इस बजट पर। मैंने चारों का बयान सुना और चारों के बयान से एक बात तो सिद्ध हुई कि इन्होंने ये तो माना कि हमने बजट में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो दिया है। एक तरफ तो ये बात करते हैं और दूसरी तरफ बात करते हैं कि हमने किसी को कुछ भी नहीं दिया, जीरो बजट है, ये बिल्कुल लाभकारी नहीं है। तो सभी की स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है और अपनी ही स्टेटमेंट को वो फॉल्स सिद्ध कर रहे हैं, ये कहकर कि जो एनडीए के साथी हैं, बिहार को, आंध्रा को हमने बहुत कुछ दिया है, हरियाणा को कुछ नहीं दिया है। वरुण जी, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, चाहे वो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की स्लैब हमने बढ़ाई हो 50,000 से 75,000 क्या वो उसका लाभ हरियाणा प्रदेश की जनता को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो हमने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट जो महिलाओं को दिया है, जिसमें लखपति दीदी बनाने के लिए है, मुद्रा योजना के लिए है, वो उन सभी में भी तो हरियाणा की महिलाओं को लाभ मिलेगा। हमने कृषि बजट को इस बार 1.52 लाख करोड़ रुपए का कर दिया, इसमें भी जो हरियाणा के किसान हैं क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा युवाओं के बजट को हमने इस बार 2 लाख करोड़ रुपए रखा है, जिसमें जो है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम 1.48 करोड़ रुपए का बजट अलग से आवंटन किया गया है। क्या उस अवसर में हरियाणा के युवाओं को अवसर नहीं मिलेगा? क्या उसका लाभ हरियाणा के जनता को नहीं मिलेगा? आप देखिए कि ग्रामीण विकास का जो बजट है इस बार 2.66 करोड़ रुपए रखा गया है, और हरियाणा ग्रामीण अंचल का राज्य है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को इसका लाभ जरूर मिलेगा। जन कल्याणकारी नीतियां जो पहले थी, जो
माननीय नरेंद्र मोदी जी की पिछली 2 सरकारों की जो टर्म चली है उसमें जो जन कल्याणकारी नीतियां रही, उसके जो बजट रहे, उन पर जो काम रहा, वो इस बार भी, इस वित्तीय वर्ष में भी एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। तो हम ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा, ये गलत नैरेटिव सेट करने की बात है कि हरियाणा का नाम नहीं लिया। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि अगर हमने हरियाणा को केंद्रित करके, चुनाव को केंद्रित करके अगर हमने कोई बजट के रेवड़ियां नहीं बांटी, क्योंकि वो दूसरों के लिए रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। अगर हम हरियाणा को चुनावों के मद्देनजर केंद्रित करके कोई बजट लाते तो फिर ये बात कहते कि हरियाणा में रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। तो ये विपक्ष ऐसा है, ना तो ये हमें इस तरफ छोड़ेगा ना उस तरफ छोड़ेगा। हमारा काम है काम करना, और नरेंद्र मोदी जी हमेशा से, तीसरी बार जनता ने ठीक है नेहा जी, वरुण जी अपना मैंडेट दिया है और एनडीए की सरकार बनाई है। हमारा काम है अपनी धुन में काम करते रहना। हमने जो देश के विकास के लिए काम करने हैं वो हम करते रहेंगे। जी अमनदीप केसरी, आपका स्वागत है। भाई बजट को लेकर के एक बात है कि बीजेपी ने किसी राज्य पर चुनाव है इसलिए उस पर अलग से बजट पर ध्यान दिया जाए, ऐसा नहीं किया है। अगर वो करते तब ऐसा कहा जाता। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को, उससे पहले जितने भी और हमारे साथी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बजट की ये है कि ना तो जैसे मीडिया जगत को, आप लोगों को कोई खास सुर्खी मिल सकी है कि जो आप चला सके अपने टीवी स्क्रीन पे कि कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सरकार ने कर दी। अनाउंसमेंट नहीं होती तब भी सुर्खी है हमारे लिए। नहीं, ठीक है, केवल बजट पहले काफी ज्यादा आपकी हेडलाइंस चल जाती थी कि भाई ये हो गया है, ये नहीं है। देखिए अमनदीप भाई, वो पता है कब होता था? जब जीएसटी की ये काउंसिल की बैठक नहीं होती थी तब बजट का एक चार्म होता था, क्या महंगा क्या सस्ता। अब तो जीएसटी काउंसिल में तय हो जाता है, तो अब तो लेखा जोखा ही सामने आता है या कोई बड़ा अनाउंसमेंट सामने आता है। ठीक है सर, बजट का मतलब ये नहीं है कि केवल जनता को महंगा और सस्ता से। बजट का आप पूरे देश के लिए एक विजन तैयार कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है सरकार की, और आप कैसे अगले वित्त वर्ष के अंदर आपकी पॉलिसियां क्या हैं, किस वर्ग को आपने ज्यादा ध्यान में रखना है, और देश उसी हिसाब से बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। खाली चीजें सस्ती महंगी के क्या कारण नहीं है, लेकिन आपकी क्या सोच दर्शाता है, आपकी इच्छा शक्ति सरकार की दर्शाता है, और वो दिख रही है इस बजट के अंदर। अब केवल ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात के अलावा कोई बात नहीं है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 कर दिया, तो इसका मतलब सरकार ये तो मानती है कि महंगाई की दर बढ़ रही है, लोग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की जेब पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ ये भी मानना है और दूसरी तरफ लोगों पर और ज्यादा टैक्स का भी बोझ है, और हर जो जितने भी डिपार्टमेंट आप देखेंगे बजट एलोकेशन हुई है, तो अगर किसी में ये कह रहे हैं कि किसी का बजट 1,36,000 से 51 कर दिया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो महंगाई की दर है उसको वो उसके साथ इंसाफ नहीं करती है, वो चीज उसके साथ मैच नहीं करती है। महंगाई उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जिस हिसाब से आपने बजट एलोकेशन किया। न महिलाओं के लिए, जो ये 4 जातियों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, युवा, महिला, गरीब और किसान, कहाँ पर आपने न्याय किया इनके साथ बजट के अंदर? इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनका उत्थान के लिए क्या प्रावधान आपने किया, क्या नई स्कीम आपने की? आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन लोन देंगे, आप अपने गिरती हुई शिक्षा के स्तर को तो देखिए। आपने पिछले 20-15 सालों के अंदर एक भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं खोल पाए हैं। आप कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं, हमारा विजन दुनिया पर राज करने का है। आपकी शिक्षण संस्थानों की जो गिरावट हो रही है दुनिया के अंदर, वो नहीं आपको दिख रहा। आपके पिछले 10-15 सालों के अंदर जिस देश से युवाओं का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विश्व में युवा भारत को छोड़ करके भाग रहे हैं, वो नहीं आपको दिख रहा। उसके लिए क्या आपका विजन है? व्यापारियों के लिए क्या विजन है? केवल एक ही विजन है कि किस प्रकार से ये देश को पूंजीपतियों को हवाले कर दिया जाए, और देश की जितनी भी एक संपत्ति जिन पर लोगों का हक होता था लोकतंत्र में, उसको किस तरह से साफ किया जाए, ये विजन है इनका। और किसानों जो भी अब ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए और तो कुछ नहीं है, उनकी लैंड रजिस्ट्री के रिकॉर्ड निकालो। अरे आप तो वो सरकार हो जो काला धन जाने की बात कर रही थी, अब आप किसानों के पीछे। चलिए ठीक है अमनदीप, रुकिए, कहाँ चले गए मगरमच्छ? ठीक है, रुकिए अमनदीप, रुकिए जी। योगेश जी, देखिए अभी अगर इलेक्शन गोइंग स्टेट सेंट्रिक बजट हो जाता तो आप कहते चुनाव है इसलिए ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं किया तो आप कह रहे हैं देखिए ध्यान नहीं रखा। तो आप तो चित भी मेरी पट भी मेरी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी का।
मुख्य बात है जो आपने देखा हुआ किस तरह से किसानों का जो एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा था उसको लेकर बीजेपी बिल्कुल बजट में शांत रही है। उसमें उन्होंने कोई बात अपनी नहीं रखी कि एमएसपी के बारे में क्या गारंटी है। और जो आपने देखा होगा कि किसानों के लिए जो चाहे डीजल हो, खाद बीज हो, जितनी उर्वरक हो, हर में कोई सब्सिडी नहीं दी गई, कोई रिबेट नहीं दी गई। जीएसटी का कोई सरलीकरण नहीं किया गया। टैक्स में कोई मतलब ये नहीं कि जो आप देख रहे हो इंडस्ट्रीज बंद है, 60% से ज्यादा इंडस्ट्री हमारी बंद है, उसके लिए क्या प्रोविजन होंगे कि जो हमारा जो मुख्यतः ये बजट में हमारा कहने का मतलब ये है कि हरियाणा एक दिल्ली के टच करता हुआ स्टेट है और इसमें बहुत कुछ हो सकता था अगर एक विजन के साथ चलते। उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा। ये एक इलेक्शन का तो हम सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हैं कि हरियाणा में आप देखिए मुख्यमंत्री जी किस तरह रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि आप लोग सत्ता से दूर हो रहे हो, लेकिन सेंटर जो केंद्र सरकार को भी इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए था, हरियाणा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए था। हमारी ये बात है प्रमुख रूप से। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा बेरोजगार युवाओं का, जैसे हमारे ये इनेलो के प्रवक्ता भी कोई बात रख रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन महंगाई और बेरोजगारी है। उस पे आप ये बता दीजिए इस बजट में क्या प्रोविजन है, महंगाई को कैसे आप दूर करोगे, बेरोजगारी के लिए क्या रोड मैप है। सिर्फ एक ये दिया है कि आपको स्किल ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग से क्या होगा, देश में तो आप प्लेसमेंट कैसे करोगे, युवाओं को रोजगार किस तरह दोगे। उसके लिए आप रक्षा बजट में बढ़ोतरी करते, आप अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आ रहे हो, 3-3 साल में उसको ट्रेनिंग देते हो, फिर उसको 1 साल ट्रेनिंग में लग जाता है। योगेश जी, अब विषयांतर हो गया, आप बहुत जगह चले गए, आप पूरा देश घुमाए, रुकिए ना, अभी बजट पे रहिए। नेहा धवन भाई, विजन नहीं था इस बजट में? देखिए, इस बजट को लेकर जो विजन प्रस्तुत किया गया है वो मुझे लगता है योगेश जी की समझ में ही नहीं आया है। मैं आपको यहाँ पर योगेश जी की बात पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न होंगे। हमने इस जो युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत किया है वो 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें रोजगार और कौशल विकास पर ही 1.48 लाख रुपए का जो बजट है वो केवल और केवल रोजगार और कौशल विकास पर है। मैं योगेश जी को और अन्य प्रवक्ताओं को ये बताना चाहूंगी कि एक 2023 की एक रिपोर्ट है जिसमें कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को ये रिपोर्ट दर्शाती है। NSDC राष्ट्रीय स्किल विकास निगम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 103 मिलियन श्रमिकों की और स्किल्ड लेबर्स की और स्किल एम्प्लॉयमेंट की, जो कि कारखानों में, इंजीनियरिंग इकाइयों में, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में और संयोजन संयंत्रों में की संस्थानों में ये हमें स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास 29 मिलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की कमी है। और ये 29 मिलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की कमी को पूरा करने के लिए ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास योजना का शुरुआत की थी, जिसमें युवाओं को स्किल लेबर और स्किल की ट्रेनिंग देने का प्रावधान था। और इस बार भी उसके लिए जो 1.48 लाख करोड़ रुपए का नहीं, लेकिन नेहा, इसमें एक सवाल है कि क्या ये एक स्ट्रेटेजी मिस्टेक है कि हरियाणा को लेकर स्पेसिफिक जिक्र नहीं हुआ? देखिए, इसको स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बार अभी तो ये इस गवर्नमेंट का पहला बजट है और इस पहले बजट में देखिए पूर्वांचल के अंदर जो कार्य होने चाहिए उन राज्यों को केंद्रित कर जो पिछले कई वर्षों से 50 वर्षों का लगभग कार्यकाल रहा कांग्रेस का, लेकिन पूर्वांचल के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप देखिए तो वहां पर विकास की कोई परियोजनाएं, मेजर परियोजनाएं नहीं चलाई गई। अगर उसके विषय में कुछ काम हुआ तो हमारी सरकार के समय में हुआ। और इस बार पहले बजट में अगर हमने पूर्वांचल के जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में सोचा तो क्या गलत सोचा? क्या वो भारत देश का हिस्सा नहीं है? अगर उनके यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें और अन्य जो परियोजनाएं हैं, चाहे कॉरिडोर निर्माण की बात है, टूरिज्म डेवलपमेंट की बात है और सड़क निर्माण की बात है, अगर हम उन राज्यों के बारे में सोच रहे हैं अपने पहले बजट के दौरान, पहले ईयर के दौरान, इसमें क्या गलत है? क्यों नहीं सोचना चाहिए? और क्या हर बार
हर बजट में वही प्रावधान और वही बातें जरूरी नहीं है ना, जिन पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिन पर ऑलरेडी अच्छा काम हो चुका है। हरियाणा राज्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी हैं पहले से। पिछले 10 वर्षों में आप देखिए केंद्र का कितना बजट जो है वो हरियाणा राज्य को मिला है अलग अलग सेक्टर्स में। और इस बार अगर पूर्वांचल के राज्यों को केंद्रित किया गया है तो इसमें गलत क्या है? ठीक है। इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं राकेश आपके पास आऊंगा, उससे पहले मुझे एक बार ये बताएं कि योगेश त्याग जी, एक मेरा आपसे सवाल है और ये इसलिए है कि अभी जब गृह मंत्री अमित शाह आए, छोटी सी बात वरुण जी, एक छोटी सी बात मैं और पूरी कर दूं ताकि योगेश जी को क्लियर हो जाए। जो 500 बड़ी कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप की बात आई है तो वहां पर युवाओं को वो कंपनी के लोग खुद ही इंटर्नशिप देंगे तो वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। अभी योगेश जी, जब गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के राज में, मतलब यूपीए के राज में, हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपए मिले दिल्ली से, और हमारे राज में, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट में, 2,59,000 करोड़ रुपए दिल्ली से हरियाणा को मिले हैं। ये डिफरेंस उन्होंने बताया कि किस तरीके का रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं, हमें तो कहीं भी ये धरातल पे नजर नहीं आ रहा। अगर इतने पैसे 2,59,000 अगर पैसे मिले हैं केंद्र से, तो क्या हुआ? कोई भी प्रदेश में कोई ना ही तो यूनिवर्सिटी आई, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज आए जो इनका भारतीय जनता पार्टी। मेडिकल कॉलेज तो कई जगह खुल रहे हैं ना। हाँ जी, मेडिकल कॉलेज तो कई जगह खुल रहे हैं। इन्होंने हर जिले में खोलने का वादा किया था, कहाँ खुले हैं? और हमारे समय में एम्स आया झज्जर में, और जो निफ्ट कुरुक्षेत्र में आया, और मेडिकल ये यूनिवर्सिटी आई। दूसरा ये कानपुर यूनिवर्सिटी थी, जींद में रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, और जिस यूनिवर्सिटी में अमित शाह जी आए थे केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो हमारे समय की देन है। और मैं एक बात और प्रमुख बताना चाहूंगा कि आज की इस डिबेट में ये भी स्पष्ट हो गया है, जैसे नेहा जी ने बात रखी, कि कोई बुराई नहीं है इसमें। इन्होंने भी ये एडमिट कर लिया है, आप देख रहे हो, कि हरियाणा बिल्कुल सूखा रहा है इस बजट में, हरियाणा को कुछ भी नहीं दिया गया। अब इन्होंने खुद ये स्पष्ट रूप से बात रखी है कि आगे जो 3.2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे। एक बात तो तय है कि इस बार आज का जो बजट है, हरियाणा को बिल्कुल निराश किया है उसने। और चाहे किसान की, गरीब की, युवा की, मध्यम वर्ग की बात हो, उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, राकेश भड़ाना बोलिए। वरुण भाई, अभी नेहा जी कह रही थी कि हरियाणा को पहले सब कुछ मिल चुका है, इस बजट में नहीं मिला तो कुछ नहीं, पर पहले सब कुछ मिल चुका। मैं नेहा जी से पूछना चाहता हूँ, अगर हरियाणा को सब कुछ पहले मिल चुका था तो आज हरियाणा का ऐसे हालात कैसे हो गए? आज हरियाणा में सबसे ज्यादा, अगर हरियाणा में युवा की हम बात करें तो जैसे हालात आज हरियाणा में, सड़कें बनी नहीं पड़ी है, सारे सड़कों पे गड्ढे हो चुके हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है, और शिक्षा की हम बात करें तो ज्यादातर 90% स्कूल बंद हो चुके हैं। चिकित्सा की बात करें तो लोग इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर मिलते नहीं है, लोग बगैर इलाज के मर जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछा, नगर निगम की बात करें तो भ्रष्टाचार चरम पे है। तो आज हरियाणा का ऐसा हालात आपने कर दिए हैं, अगर इस पहले सब कुछ दे दिया तो ऐसे हालात क्यों होगा आज हरियाणा के हो गए? दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि किसानों की अगर ये बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान अगर परेशान है तो वो हरियाणा में है। हरियाणा के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, किसी के लिए एक विशेष पैकेज आपने क्यों नहीं कराया? और अमित शाह जी कह रहे थे कि हिसाब मांगने हरियाणा में आए थे। आज हरियाणा की जनता उनसे, जब वो दोबारा आएंगे तो हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांगेगी हरियाणा के बजट में आपने हरियाणा को क्या दिया। ठीक है, अमनदीप बताएं भाई। जी, आपको जैसे पहले भी बताया, उसमें और जोड़ जाऊं कि सरकार ने एक तो आम आदमी पर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया है, और उसकी सेविंग को बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी बचत को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक तरफ से महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे, तो ये कहने का लबोलबाब ये है कि सरकार का आर्थिक जो कुप्रबंधन है वो चरम सीमा पे है। सरकार ने अपनी जो है केंद्र में सरकार बचाने के लिए और दूसरे दलों को जिनसे उनकी सरकार बचती है उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। अभी ये कह रहे हैं अमरावती में इतने 15 से 20,000 करोड़ का पैकेज केवल एक प्रदेश की, केवल एक नेता की जो उनकी ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए। हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में एक सरकार बदलती है, वो दूसरी जगह राजधानी बना देती है, दूसरी बदलती है, वो दूसरी जगह बना देती है।
और मोदी सरकार जहां पर ये बार बार ये कहती थी नरेंद्र मोदी जी कि हम ऐसा काम नहीं करते देश के हित में, ये सरकार बचाने के लिए हर तरह का काम करते हैं। पूंजीपतियों के आगे बिल्कुल झुकने के लिए तैयार है ये सरकार, और देश के जनता से, आम जन से इनको कोई सरोकार नहीं। लोकतंत्र को के पॉलिसीज में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये केवल मात्र सत्ता के भूखे लोग हैं और इनको जो है पैसा कमाना है पूंजीपति के रास्ते। नेहा जी रिप्लाई। देखिए, ऐसा जो ये बजट सेशन के डिबेट के दौरान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अमनदीप जी और योगेश जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि इन जनरल बातों का जवाब हम अन्य जो डिबेट्स होते हैं उसमें हर बार देते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस बार अगर मैं बात करूं कृषि के विभाग की, कि कृषि के लिए क्या बजट, हरियाणा के बारे में तो बताए ना, हरियाणा में डिबेट चल रही है, हरियाणा के बारे में बताए ना। राकेश जी, उस पर मैं अपना बयान दे चुकी हूँ, उस पर मैं अपना बयान दे चुकी हूँ। क्या आप नहीं चाहेंगे कि देश के अन्य राज्यों का भी विकास हो? क्या आपकी हम तो चाहते हैं आम आदमी पार्टी केवल और केवल पंजाब और दिल्ली तक सीमित है? आपका तो नजरिया ही यही है, आपका तो नजरिया ही यही है। आप तो दिल्ली और पंजाब के अलावा बाहर की बात सोचते भी नहीं है। आपकी मानसिकता ऐसी हो सकती है, भड़ाना जी, आपकी मानसिकता ये हो सकती है देश को तोड़ो और राज करो, देश को तोड़ो और राज करो की नीति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है। हम तो संपूर्ण समूचे देश के विकास की बात सोचते हैं। और हमारा राजस्थान से लेकर इससे बात करें कि आप पूर्वांचल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम देश को एक ही रूप में देखते हैं। चिकित्सा में राकेश जी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हरियाणा को केंद्रित करके जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं, जितना भी बजट आवंटन हुआ है, उसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों का भी विकास होगा। जहाँ शहरी विकास की बात हो रही है तो हरियाणा में शहरी विकास का बजट क्यों नहीं होगा? एमएसएमई सेक्टर को जो बजट दिया गया है, जो प्रावधान इस नए बजट में किए गए हैं, उसका रुख भी तो हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आएगा। मुझे गिरवाओ ना, आपने पहले क्या दे दिया? अगर पहले सब कुछ दे दिया होता तो आज ऐसे हरियाणा के हालात मुझे लगता है आपने बजट सेशन सुना ही नहीं। मुख्यमंत्री माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण के दौरान पहले समीक्षा रिपोर्ट ही पेश की थी। वरुण जी, इनको बताइए एक बार भाषण दोबारा सुनकर आए, क्योंकि समीक्षा रिपोर्ट 123 पेजों की रिपोर्ट है। मेरा वीडियो नहीं चल रहा, वरना मैं आपको अभी प्रिंट आउट दिखाती। 123 पेजों की हमारे पिछले वित्तीय वर्ष की स्टेटस रिपोर्ट है कि पिछले वित्तीय वर्ष जो बजट हमारा आया था वो कहाँ खर्च हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुई और उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या थी। राकेश जी, हमारे कार्यकाल में ये संभव हुआ है। जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हम हर बजट सेशन के दौरान सबसे पहले अपना स्टेटस रिपोर्ट देते हैं, पिछले बजट की समीक्षा बताते हैं कि पिछला बजट कहाँ पर इस्तेमाल किया गया और सब परियोजनाओं की आज की तारीख में क्या है। आप बात कर रहे हैं कि पहले कुछ नहीं दिया, पहले हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। चलिए रुक जाइए प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, नई परियोजनाएं नहीं राकेश, नहीं ऐसे रुक जाइए प्लीज, समय हो गया है। और बजट जो है उसे भी, उसके बाद अंत में ठीक है सरकार बता रही है कि 9 ऐसी चीजें हैं जिन पर उसका फोकस है, उनको लेकर वो आगे बढ़ रही है, लेकिन बदलते समय की राजनीतिक जो वास्तविकता है वो भी सबको दिख रही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।